बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम मर्केंटाइल लॉ के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे 7-8 लेक्चर्स होंगे मर्केंटाइल लॉ के ऊपर। जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है वहाँ पे मर्केंटाइल लॉ 1 और मर्केंटाइल लॉ 2 पढ़ाया जाता है। तो मर्केंटाइल लॉ 1 में पार्टनरशिप एक्ट के साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, और मर्केंटाइल लॉ 2 में आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए और वो कौन कौन सी चीज़ें देखकर बिजनेस स्टार्ट करता है, क्योंकि इन चीज़ों को समझकर ही आपको पार्टनरशिप एक्ट, उसके साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसके बाद में कंपनीज एक्ट सही तरीके से समझ आ जाएगा। तो मर्केंटाइल लॉ 2 का जो हम आज आगाज़ करने जा रहे हैं, ये जो आज का हमारा लेक्चर होगा, ये किस पे बेस होगा कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपने ज़ेर गौर लाने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो किसकी तरफ, बिज़नेस के जो मोड्स होते हैं वो कितने होते हैं। अब मर्केंटाइल लॉ में हमने क्या पढ़ना था, पार्टनरशिप एक्ट और उसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके बाद हमने मोड्स या व्हीकल्स, जो बिजनेस के व्हीकल्स होते हैं या मोड्स होते हैं, वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, और वो कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, अब देखें, ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद बंदे को पता लग जाता है, या बंदे को ये मतलब कोई भी वकील बन जाते हैं तो आपसे कोई बंदा आता है तो आप उनसे ये फैक्टर्स देख के आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कंपनी खोल लें, अपनी आप कंपनी बना लें, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में चले जाएं, या आप किसी के साथ आप सोल ट्रेडरशिप कर लें। ठीक है, अब सोल ट्रेडरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी कौन क्या होती है, उसमें कौन सी चीज़ जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या होता है, सोल ट्रेडरशिप। अब सोल ट्रेडरशिप क्या होती है, जैसे किसी बंदे का, एक बंदे है, उसका अपना दुकान है, उसके साथ कोई और पार्टनर नहीं है। ठीक है, उसके पास पैसे हैं, उसने क्या किया, अपना कोई दुकान खोल लिया, तो उसको क्या कहते हैं हम, सोल ट्रेडरशिप, मतलब वन मैन शो। ठीक है, सोल ट्रेडरशिप मीन्स मतलब वन मैन शो। और दूसरा होता है पार्टनरशिप, आप किसी बंदे के साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। उसके बाद तीसरा है अब कंपनी। ठीक है, अब आपके पास, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास या आपने सोल ट्रेडरशिप करनी है, या आपने पार्टनरशिप करनी है, या आपने कंपनी खोल लेनी है। ठीक है, कंपनी बना लेनी है। अच्छा, अब इनको डिस्कस करने के लिए अब इन चीज़ों को फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, पार्टनरशिप के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, या सोल ट्रेडरशिप के लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी, इन तीनों बिजनेस के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब सोल ट्रेडरशिप के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता आपको, सिवाय उन बिजनेसेस के जहाँ पे लाइसेंस रिक्वायर्ड लाजमी होता है। ठीक है, लाइक आप कोई वेपन्स का बिजनेस करते हैं, कोई वेपन्स की दुकान खोल लेते हैं, या कोई फार्मेसी की दुकान खोल लेते हैं, तो उसमें आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज यू डोंट नीड एनी लाइसेंस फॉर ओपनिंग योर सोल ट्रेडरशिप। ठीक है, सोल ट्रेडरशिप के लिए आपको किसी भी किस्म का कोई भी लाइसेंस, कोई भी किसी किस्म की कोई भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, सिवाय उनमें जहाँ पे आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। वो कौन से होते हैं, लाइक आप वेपन्स का बिजनेस करते हैं, लाइक आप इसका ड्रग्स वगैरह या इसका फार्मेसी वगैरह का बिजनेस करते हैं, या फार्मेसी की कोई दुकान खोल लेते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। पार्टनरशिप आपको रजिस्टर करानी पड़ती है, और उसके साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ना, मतलब सोल ट्रेडरशिप में कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड होती है और डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा होती है। और इसमें बहुत सारी, कंपनी में जो होती है ना, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपने सबमिट करानी होती है। किसको, SECP को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बताएगी कि आपने कंपनी बनानी है, या आप कंपनी उसको बताएंगे कि भाई ये हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो इस कंपनी का बिजनेस कौन सा होगा, इस कंपनी के मेंबर्स होंगे, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हमने आगे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन कंपनी इज़ समहाउ डिफ़िकल्ट। ठीक है, उसके थोड़े प्रोसेस जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। जो पार्टनरशिप होता है वो एज कम्पेयर टू कंपनी इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडरशिप इट इज़ डिफिकल्ट। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होती है या फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है। उसके बाद आती है लीगल कॉस्ट। ये के लिए पहले क्या थी, फॉर्मेशन के लिए, तो फॉर्मेशन जो होती है सोल ट्रेडरशिप के लिए बिल्कुल ईजी होती है, उसमें आपको किसी किस्म की कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ सोल ट्रेडरशिप भी ऐसी होती है जहाँ पे आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे आपने लाइसेंस लेना है। ठीक है, अदरवाइज यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अदर रजिस्ट्रेशन और एनी काइंड ऑफ अदर लाइसेंस।
उसके बाद होता है लीगल कॉस्ट। अब जाहिर बात है, अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, ठीक, किसी वकील के पास नहीं जाना कि भाई मैं ये पार्टनरशिप कर रहा हूँ, मैं कंपनी बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे मुझे पता नहीं है कि इसको कैसे फिल करते हैं, मुझे एक फाइल या रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे लेके दो, मुझे वो फिल करके दो, मैंने कैसे फिल करना है वो मुझे बताओ। तो इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई लीगल कॉस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी तो रजिस्ट्रेशन की अलग से फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन की अलग से फ़ीस होती है जो आपने पे करनी होती है रजिस्ट्रार को। और उसके बाद एक आप एडवोकेट के पास जाते हैं, किसी वकील के पास जाते हैं, और वकील आपको वो फॉर्म वगैरह फिल करके देता है, वो एप्लीकेशन फिल करके देता है, तो उसको कोई सजेशन देता है आपको, तो उसकी वकील भी आपसे उसका चार्ज कर सकता है। तो उसी तरीके से कंपनी तो लाजमी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी तो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो आल्सो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी होती है, और उसके साथ साथ किसकी फ़ीस, एडवोकेट की फ़ीस। और ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने कहाँ पे जमा करानी होती है, SCCP के पास जमा करानी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आपने जमा करानी होती है। अब उसके बाद आता है कैपिटल। अब ये यहाँ पे कैपिटल मतलब सरमाया। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे, ना आपके पास स्किल है ना आपके पास पैसा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, आप कंपनी की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास स्किल तो है लेकिन पैसे नहीं है तो आप किसकी तरफ जाएंगे, पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप किसकी तरफ जाएंगे, सोल ट्रेडरशिप की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, ये चॉइस है आपकी। अगर आपके पास पैसा होगा, ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल, बिल्ड फॉर एनी बिजनेस। अब देखिए, जब तक आपके पास सरमाया नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास कैपिटल नहीं होगा, तो आप कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए होता है। अगर आपके पास कैपिटल होता है, आप किसी और बंदे के मोहताज नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, सोल ट्रेडरशिप खोल लेते हैं, ठीक है, सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल होता है आपके पास, येस कैपिटल इज येस, देन सोल ट्रेडरशिप। अगर कैपिटल आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप किसी बंदे के पास जाते हैं कि भाई आप मुझे पैसे दे दें, ठीक है, आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा, और जो उस पर प्रॉफिट होगा मैं अपने काम की जो पैसे ले लूँगा, आप अपने कैपिटल का पैसा ले लेना, ठीक है। तो उसका अरबी में क्या कहते हैं, मुजारिबा। एक होता है बंदा काम करने वाला और दूसरा कौन होता है, कैपिटल देने वाला, ठीक है, तो उसे कहते हैं मुजारिबा। और देखें, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप या आपके पास पार्टनरशिप में ऐसे भी हो सकता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख चाहिए और आपके पास 50,000 हैं, तो आप किसी और बंदे को पार्टनर बना के आप उससे 50,000 लेके आप उसको साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कोई पैसा वगैरह नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक कंपनी खोलने के लिए जाते हैं, एक कंपनी बनाने के लिए जाते हैं। आप कंपनी में आपको पैसे तो देने नहीं होते, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी कंपनी के शेयर्स अनाउंस करते हैं। शेयर जब अनाउंस करते हैं तो कुछ लोग वो शेयर खरीदते हैं। जब वो शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर खरीदने के बाद ये सारा का सारा कंपनी जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होंगे, अगर कुछ में कोई चेंजेस आती हैं तो फिर आपने वो मतलब प्रोस्पेक्टस के डिस्क्लेमर में शो करना होता है, या डिस्क्लेमर आपने इशू करना होता है कि भाई ये कंपनी हुई है, सॉरी ये कंपनी में चेंजेस आई हैं, हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, अब ये उस कंपनी के चेंजेस के हवाले से ये कुछ अपडेट हम आपको दे रहे हैं। किसी बंदे ने उसको देख के शेयर खरीदने होंगे, किसी बंदे ने उस डिस्क्लेमर को देख के, उस चेंज को देख के, हो सकता है उसने अपने शेयर जो खरीदे हुए शेयर किसी और को बेच दे, या शेयर खरीदने इरादा रखता हो और वो खरीदे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप शेयर अनाउंस करेंगे, ठीक है, कि भाई ये हमें कंपनी बनाने जा रहे हैं, उसके इतने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, और हर एक शेयर की कितनी कीमत है, 5 रुपये की कीमत है, 10 रुपये कीमत है। तो ये आपके पास कितना सरमाया आ जाएगा, 1 लाख का सरमाया आ जाएगा। जब आपके पास 1 लाख का कैपिटल आ जाएगा तो आप इन्वेस्ट करके आप अपनी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास पैसा होगा तो आप इंडिपेंडेंटली सोल ट्रेडरशिप कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ पैसा होगा और कुछ पैसा आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं। या आपके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, तो आप किसी से पैसा लेके उसके साथ शराकतदारी करके भाई आप सरमाया दे दें, मैं आपके लिए काम करता हूँ, जैसे अरबिक कॉन्सेप्ट है मुजारिबा, शरिया का कॉन्सेप्ट है मुजारिबा, उस तरीके से, ठीक है। एक काम करने वाला है आमिल है, और दूसरा कौन है, सरमायादार जिसने पैसे दिए हुए हैं, और तीसरा कौन से है, कंपनी। आपके पास कुछ नहीं है तो आप कंपनी की तरफ चले जाएँ। अब देखें, कंपनी जब अपन खोल ली, कंपनी जब अपने शेयर आपने जब बेच दिए तो आपके पास क्या आ गया, कैपिटल आ गया। तो कैपिटल आने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो कैपिटल मैंने कहा, कैपिटल कैन बी स्किल्स, आपकी स्किल्स हो सकती हैं, और कैपिटल कैन बी सर्विसेज एज वेल, ठीक है। कैपिटल जो है ना वो पैसा भी हो सकता है, कैपिटल स्किल्स भी हो सकती हैं, कैपिटल सर्विसेज भी हो सकती हैं। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है लायबिलिटी का फैक्टर। अब
लायबिलिटी की तरफ जाने से पहले मैं आपको लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट दे दूं। लायबिलिटी होती है वो दो किस्म की होती है, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप, ज़ाहिर बात है, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये गारंटी नहीं होती कि वो बिज़नेस आपको फ़ायदा देगा। हो सकता है वो आपको इतना नुकसान दे कि आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाए। जब आपका बिज़नेस ख़त्म होने लगता है तो अगर कुछ लोगों ने आपको कर्ज़ा दिया होता है और आपके पास अब इतना पैसा नहीं है कि आप क्या हो गए हो, बैंकरप्ट हो गए हो, ठीक है। अब आप क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए हो। आपके पास जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी नहीं है, लेकिन आपका जो कर्ज़ा है, आपके ऊपर जो कर्ज़ा है वो आपकी प्रॉपर्टी से कई गुना ज़्यादा है। तो उसे आप बोलते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। क्या? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करती है? कोर्ट डिक्लेयर करती है, ठीक है। अब फॉर सपोज आपने एक सोल ट्रेडरशिप खोली हुई थी, ठीक है। आपके पास कोई शॉप था। अब क्या हुआ, अब उस शॉप पे आपको नुकसान हुआ, उस बिज़नेस में आपको नुकसान हुआ, आप इंसॉल्वेंट हो गए। अब वो शॉप, जिस लोगों ने उस शॉप के नाम पे किसी को कर्जा दिया हुआ था, अब ज़ाहिर बात है वो शॉप तो नहीं रही। अब शॉप का जो क्या कहते हैं, जो लायबिलिटी है शॉप की, वो कई गुना ज़्यादा है। जितने उसके एसेट्स इतने नहीं है, लेकिन उसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो लोग हैं जो जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो उस बंदे के, उस सोल ट्रेडरशिप जिसने खोली थी या जो उसका मालिक है, जिसने स्टार्ट की थी, वो उसके घर की तरफ जाएंगे। वो उसके घर को जाके पहुंचेंगे, जो घर में उसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा करके अपना कर्जा वो क्लियर कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी में। ये कब होता है? जब आपके पास लायबिलिटी कौन सी हो? अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। वो कहाँ पर होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी? सोल ट्रेडरशिप में। सोल ट्रेडरशिप में क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जब आपका बिजनेस खत्म होने लगता है, जब आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, जब आपके बिजनेस नहीं चल पा रहा होता, ठीक है, तो आपके पास इतना पैसा भी नहीं होता फिर उस बिज़नेस से कि आप जो आपके कर्जदार हैं आप उनको कर्जा दें, वो कर्जा वापस कर सकें। तो वो क्या करते हैं, आपके घरों में पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आ सकते हैं, उसके ऊपर हाथ डाल सकते हैं, उसके ऊपर कब्जा करके उसको बेच के अपना क्लेम सेटिस्फाई कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन आजकल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि किसको, वो उसको नाम देते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है, फिर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अदरवाइज पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप पे, उसमें कौन सी लायबिलिटी होती है? आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। और उसके बाद जो कंपनी में लायबिलिटी होती है, वो इस पॉइंट पे कंपनी आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब फॉर सपोज कंपनी को किसी ने 10 लाख का कर्जा दिया, ठीक है। 10 लाख रुपए का कंपनी को किसी ने कर्जा दिया। अब कंपनी क्या हो गई, अब देखिए कंपनी शुरू हुई, कंपनी कुछ अर्सा चलने के बाद कंपनी क्या हुआ, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कंपनी के अब एसेट्स जो थे, कंपनी के एसेट्स कितने हैं? 7 लाख के। कितने हैं एसेट्स? 7 लाख के। अब जो बंदा है जिसने कर्जा दिया हुआ था 10 लाख का, अब उसको सिर्फ 7 लाख ही मिलने हैं। जो एसेट्स हैं कंपनी के, उसको बेच के उसका क्लेम सेटिस्फाई किया जाएगा। अगर वो कंपनी का अगर एसेट्स उसके, जो उसने कर्जा दिया हुआ है 10 लाख, अब 3 लाख उसके रह रहे बच गए, तो अब वो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैं, वो उनके घरों को नहीं जाएगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को वो जाके अटैच नहीं करवाएगा, या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जाकर वो कब्जा नहीं करेगा, या उनको जाकर बेच नहीं सकता। ये एक प्रोटेक्शन होती है आपको कंपनी में। आप कंपनी में क्या मिलती है? लिमिटेड लायबिलिटी मिलती है। लिमिटेड लायबिलिटी, इट मीन्स यू आर आपकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। यू आर लायबल लिमिटेडली, ठीक है। जहाँ पे आप लिखते हैं ना, कंपनी में लिखा होता है कि प्राइवेट लिमिटेड LTD लिखा होता है, LTD, उसका मतलब यही होता है कि ये कंपनी क्या है, ये इसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी से मुराद ये है कि ये कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई, ये कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई, ये कंपनी अगर दिवालिया हो गई, तो इसके जो कर्जदार हैं वो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। जो भी कंपनी में रह गया है, कुछ मशीनें हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो जो रह गया है वो उसको बेच के वो अपना क्लेम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो उसका जो पैसा है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं कर सकते। ये होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी।
उसके बाद जो फिफ्थ फैक्टर है प्रोटेक्शन। भाई बंदा इंडिपेंडेंट है, जब चाहे आए दुकान पे, जब चाहे अपना मतलब बंदे के पास होती है, बंदा इंडिपेंडेंट होता है, वो कोई भी डिसीजन ले, वो कोई भी काम करे, वो किसी भी दिन ऑफ करे, ठीक है, वो किसी को मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, किसी के साथ ना करे कॉन्ट्रैक्ट, वो सारा सारा उसकी मर्जी होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है। और ये क्या होता है, कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। जो सोल ट्रेडरशिप होती है दिस इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अच्छा लेकिन इन पार्टनरशिप अगर आपने क्या करना है, अपने शेयर्स या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपने क्या करना है, कंसेंट, हर पार्टनर की कंसेंट लाजमी होती है, चाहे उस पार्टनर का सरमाया कितना है, 10% है या 90% है, तो कंसेंट आपकी हर पार्टनर से क्या होनी है, लाजिम होनी है। ये नहीं देखना है कि उसके 1% शेयर है या उसके 99% शेयर्स हैं, जिसका अगर पार्टनर है तो आपकी उसको कंसेंट लाजिम चाहिए होगी। यहाँ पे भी क्या होता है, ऑल पार्टनर्स आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब एक पार्टनर के मुकाबले में दूसरा पार्टनर क्या है, प्रोटेक्ट किया गया है। अब एक पार्टनर है उसके 10% शेयर से और दूसरा 90% शेयर है, तो दोनों का कंसेंट होना लाजिम है। अगर ये 90% शेयर वाला कोई चेंजेस करना चाह रहा है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, इसको ख़त्म करना चाह रहा है, तो ये इनकी कंसेंट वगैरह लाजिम है। जो दूसरे पार्टनर से उनकी कंसेंट क्या होती है, लाजिम होती है। अब कंपनी में क्या होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर होता है, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर मतलब फॉर सपोज कंपनी में कितने शेयर्स हैं, फॉर सपोज 100% शेयर्स हैं, तो 100% शेयर में से 51% किसी के पास शेयर्स हैं, तो ही इज़ अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है। उसके पास कितने होल्डर शेयर्स हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। अगर वो बंदा खुद चाहे तो हमने और एक हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे आप, उसमें एक आपने टर्म्स डिस्कस करने हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। जब आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाते हैं, उसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है कोई भी डिसीजन पास करवाने के लिए, कोई भी रूल्स वगैरह कोई बनाने के लिए, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको 3/4 ऑफ द कोरम, ठीक है, 3/4 आपको चाहिए होता है। जब मतलब आपने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करनी हो, तब आपको 3/4 कोरम चाहिए होता है, अदरवाइज आपको 51% सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब देखें, जो जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी, अगर वो कोई भी चीज़ करना चाहता हो तो वो कर सकता है। वहाँ पे वो जो माइनॉरिटी है, जो जिनके शेयर्स कम हैं, उनके अगेंस्ट वो फैसला कर सकता है, दे सकता है, उसके उनके अगेंस्ट कोई रूल पास कर सकता है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी है ना, वो लेस प्रोटेक्शन है, ठीक है, उसको लेस प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोटेक्शन हासिल है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने देखना डिसीजन मेकिंग में क्या है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो कौन सी है, सोल ट्रेडरशिप। सबसे ज़्यादा द मोस्ट फ्लेक्सिबल इज द सोल ट्रेडरशिप। अब आपने बिजनेस करना है, फॉर सपोज आप करियाना का स्टोर खोले हुए, अभी आप उसको चेंज कर दें बेकरी में, किसी और चीज़ में चेंज कर दें, ठीक है, फल का आप शॉप बना दें, ठीक है, मतलब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको किसी 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 किस्म के आप पाबंद नहीं है, किसी से पूछने की पाबंद नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हाँ, सिर्फ अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस था पहले, फॉर सपोज बेकरी का बिजनेस था या करियाना का बिजनेस था, उससे आप जा रहे हैं किसकी तरफ, फार्मेसी की तरफ, तो आपको फिर उसमें सिर्फ लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। जो पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, दिस इज द मोस्ट रिजिड। कंपनी और सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में सबसे रिजिड कौन सी है, पार्टनरशिप रिजिड है। डिसीजन मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर पार्टनर क्या चाहिए होती है, कंसेंट चाहिए होती है, तो हर किसी को आप राज़ी करना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी को किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसको कहा गया है दिस इज़ द मोस्ट रिजिड, ठीक है। पार्टनरशिप जो होती है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मोस्ट रिजिड है, और डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसेंट बाय मेजॉरिटी, अगर एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 3 बंदे, उनको मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे राज़ी करना बहुत इजी होता है, और ये क्या है, थोड़ी मोर फ्लेक्सिबल है देन द पार्टनरशिप, ठीक है। ये मोस्ट रिजिड, सम ऑफ फ्लेक्सिबल, ठीक है, और दिस इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल, सोल ट्रेडरशिप। उसके बाद लास्ट आती है डिज़ोल्व करना, ठीक है, ईजी टू डिज़ोल्व, मतलब आप ख़त्म करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, तो आपकी मर्ज़ी है, सोल ट्रेडरशिप में आप जब चाहें, जब आपका दिल करे तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा इसमें क्या, पार्टनरशिप में क्या होता है, फॉलो सम लीगल प्रोसेस, आपने कुछ लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है, आपने नोटिस भेजना होता है अपने उसको पार्टनर्स को, तो आप नोटिस भेज के उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मतलब आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉलो मोर लीगल प्रोसीजर। अब यहाँ पे आपने ज़्यादा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है। हाँ, इसमें ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, डिज़ोल्व करने में कंपनी क्या होती है, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अब ये किसके बारे में था कि जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये सारा का सारा था कि आप जब बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो आपने किन किन चीज़ों को नज़र में रखना होता है, ठीक है। आपने देखना टाइम, नीड, कैपिटल।
आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, सोल ट्रेडरशिप की तरफ जाएंगे, बिकॉज इट इज़ द ईजिएस्ट वे। आपने देखें नो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप किसी चीज़ की कंसर्न वगैरह नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट है सब कुछ, ठीक है। अब नीड है आपको काम करने की, पैसे की नीड है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास पैसा तो है लेकिन कम है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, पार्टनरशिप की तरफ ही जाएंगे। आपके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं इतना मतलब नहीं हूँ, या मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप किसी तरफ जाएंगे, कंपनी तरफ जाएंगे। जो कंपनी में सबसे अहम चीज़ है वो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सी है सबसे अहम चीज़, लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी हासिल है, मतलब आप अगर कंपनी नुकसान में जाती है तो आपके ऊपर कोई मतलब लाइबिलिटी नहीं आएगी, अनलेस कि आप खुद अपनी तरफ से कोई फ्रॉड ना करें। अगर आप फ्रॉड करेंगे, जो कंपनी ने आपको छुपाया हुआ है अपने पर्दे के अंदर, या आप कंपनी के पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं, तो कंपनी का पर्दा आपसे ऊपर हट जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। तो कॉर्पोरेट वेल भी इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। तो ये था किसके बारे में, ये उस व्हीकल्स और जो मोड्स ऑफ द बिजनेस, वो कौन कौन से थे, 3 थे। उसके फैक्टर्स कौन से, ये सारे हमने तकरीबन 7-8 जो फैक्टर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारा पढ़ने के बाद अब हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हमने पार्टनरशिप एक्ट के साथ साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।